तो हेलो नमस्कार। आज इस वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनने वाले हैं, यानी कि पूरा फ्रांस की क्रांति एक कहानी के माध्यम से हम जानने वाले हैं। आपने अभी तक बहुत बार फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सुना होगा। आज इस नोट्स को हम पढ़ते जाएंगे और एकदम कहानी की तरीके इसको समझते जाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार इसको कहानी की तरह फास्ट 2x पे भी दोबारा से आके कभी देख लीजिएगा मौका मिले, बल्कि आपको बाकी अभी ही ये कहानी याद होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। कहानी कुछ ये थी कि फ्रांस में जो था ना, फ्रांस एक राजा महाराजा का देश था। आज से 300-400 साल पहले तो वहां पे क्या था, राजा महाराजा थे अपना। हाँ, तो राजा महाराजा थे। अब वहां पे क्या था कि जो सोसाइटी थी वो तीन तरीके से बटी हुई थी। जैसे एक हो गया सबसे अमीर, फिर उससे गरीब, फिर एकदम गरीब, है ना। तो इस तरीके से तीन उसमें बटी हुई थी। अब उनमें हम देखेंगे उनको बोलते क्या थे। अभी आप केवल इतना समझिए, तीन उसमें बटी हुई थी। अब देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में ये अमीर है, ये अमीर है और ये गरीब है, तो आप बताइए टैक्स किन से लेना चाहिए? टैक्स इन दोनों से लेना चाहिए ना, ऊपर वालों से। होता क्या था, वहां पे इनसे टैक्स लिया जाता था। अब क्या लॉजिक था क्या नहीं, वो फ्रांस के राजा महाराजा जाने जो उस समय वहां पर थे, जिनकी जिनके कामों की वजह से, कारनामों की वजह से वहां पे रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, और बाकी हम भी थोड़ा सा कहानी के साथ जानने की कोशिश तो करेंगे ना। ठीक है, तो सीन ये था कि मतलब तीन यहाँ पे, एक बार इसको इरेज करके देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सीन ये था कि तीन वर्गों में सोसाइटी थी, जिसमें ऊपर के दो बहुत अमीर थे और जो तीसरा था, तो तीसरा गरीब था, लेकिन इन्हीं से टैक्स लिया जाता था। अभी बहुत लंबे समय से ये व्यवस्था चलती आ रही थी। ठीक है, तो लंबे समय से जो व्यवस्था चलती आ रही थी, तो एक दिन ये सब उठे और बोले कि जब हमारा मतलब कि या तो सबसे टैक्स लो, ठीक है, और या तो हमसे ही टैक्स हटा दो। तो ये सब बात हुई, और धीरे धीरे जब मन में इनके ये सब चलने लगा, यानी कि अब कुछ करना चाहिए, है ना, ऐसा चलने लगा। तो फिर धीरे धीरे एक ऐसा होता है ना कि कई बार हमारे माइंड में कुछ चला करता, फिर एक दिन अचानक से वो विस्फोट कर जाता है। और वही होता है कि एक दिन 1789 में क्रांति का दिन, मतलब सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और वहां से एकदम मतलब क्रांति की शुरुआत, या फिर वो दिन बोला जाता है क्रांति। लेकिन क्या वही दिन था? जैसे हम पढ़ लेते हैं ना, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई, तो केवल तभी हुई, उससे पहले क्या था? तो ये एक लंबी स्टोरी है जिसको अब हम समझने वाले हैं। कि स्टोरी कुछ ये थी कि देखिए, फ्रांस जो था ना, तो फ्रांस का जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं इनेमी था, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया था अमेरिका को। ठीक है, ब्रिटेन ने अमेरिका को कॉलोनी में, ये ब्रिटेन फ्रांस का दुश्मन था, मतलब फ्रांस का दुश्मन ब्रिटेन था। तो जब ये कॉलोनी बनाया था, 13 कॉलोनीज थी जो अमेरिका की, ये बनाया हुआ था ब्रिटेन ने। तो फ्रांस ने क्या किया, ब्रिटेन को, सॉरी, आप बोल सकते हैं अमेरिका की जो 13 कॉलोनी थी इनको हेल्प किया। और इकोनॉमिकली पैसे से ही हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इतनी दूर जैसे आप देखेंगे ना कि कोई भी है, तो अब वहां जाके ये क्या राजा यहाँ के काम थोड़ी ना करने लगेंगे जाके कि आओ हम भी इनसे लड़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो पॉसिबल नहीं। तो ये पैसे से या फिर एम्यूनेशन से, है ना, पैसे से खाना आता है, तो इससे सोल्जर्स को और या फिर जो भी लड़ रहे हैं यहाँ पे, उनको यहाँ पे मदद दी जाती थी। तो ऐसा हुआ। अब ये बताइए, यहाँ के जो तीन में से नीचे वाले पहली बार टैक्स दे रहे थे फ्रांस में। जब क्या हुआ कि ये लोग मतलब फ्रांस वाले उधर हेल्प करने लगे थी, और बाकी फ्रांस की भी कंडीशन कमजोर हो रही थी। और उस समय क्या हो रहा था कि जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक आया था फेमाइन, यानी कि वहां पे सूखा भी पड़ा। और फूड ग्रेन्स में एक तरीके से जो क्रॉप्स होती है ना, उसमें भी कमी आ रही थी। तो एक तो वो बाहर पैसे भेज रहे हो, और ऊपर से तुम्हारे देश में खुद का जो है क्या हो रहा है कि खुद के जो कंट्री में खाने के लिए कुछ है नहीं। तो अब बताइए क्या होगा? खाने के लिए 4 रोटी है, खरीदने वाले उसको 10 है, तो रोटी के दाम बढ़ेंगे। डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, वही हुआ वहां पे। अब जब ये चीज थी, तो इन सब के लिए जो राजा थे वहां पे, तो उन्होंने सोचा कि हम टैक्स को बढ़ा दें। टैक्स बढ़ाना था, तो अब ये टैक्स किससे बढ़ाया जाएगा? वही तीनों में से, नीचे वाले से, क्योंकि ऊपर वालों को तो टैक्स देना नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने उनको भेजा है कि नहीं तुम्हें टैक्स अब देना ही नहीं है। तो इनका एक तो वो पहले से गरीब है, रोटी 10 रुपए की एक मिल रही है जो 2 रुपए की मिलनी चाहिए, खाने के लिए उनके पास पहले नहीं। अब टैक्स वाली जब ये सब सिचुएशन आती है ना, तब होती है फ्रांस की क्रांति। ऐसे ही नहीं कि मन किया या क्रांति का मन कर रहा है, उठे चल दिए मुंह धोए, चलो आज क्रांति करी जाए, ये नहीं था। बड़ी लंबी स्टोरी है। तो अब एक एक लाइन टू लाइन हम इस नोट्स के माध्यम से चलेंगे, और आप बाद में इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। कहाँ से मिलनी है ये नोट्स हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
देखिए स्टोरी कुछ ये थी कि इन 1774 लुइस 16 जो थे वो एक बर्बन फैमिली के से राजकुमार थे। और 1774 में क्या होता है, ascended throne of France और married to Austrian princess मैरी एंटोनीटे, एनो जो भी है एंटोइनेटे। तो इनसे क्या करते हैं, 1794 में लुइस 16 शादी कर लेते हैं। तो शादी हो जाती है 1774 में, और ये पाते हैं कि जो ट्रेजरी है वो खाली खाली क्यों है, वही जो रिसोर्सेस हैं ये सब अमेरिका चले गए लड़ने के लिए, मतलब लड़ाई में। इधर क्या हुआ कि जो लैंड ओनर्स हैं, अरे सॉरी लेंडर्स हैं, तो उन्होंने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स क्या है, इंटरेस्ट बढ़ा दिया। इंटरेस्ट किस पे, क्योंकि यहाँ के राजा भी कुछ जो पैसे यहाँ भेजने के लिए ले रहे थे, तो ये इन्हीं से ले रहे थे जो लेंडर्स थे, इनने अपना बढ़ा दिया। अब यहाँ पे रेट भी बढ़ रहे थे, हाई हो रहे थे, जो अभी हमने देखा। तो क्या होता है ना कि स्टेट को इंक्री फोर्स होना पड़ा इंक्रीज करने के लिए टैक्स, और इससे क्या हुआ, बट दिस मेजर वाज नॉट सफिशिएंट इनफ। और इससे क्या हुआ कि टैक्स भी बढ़ाने से कुछ हुआ नहीं। बढ़ाने की उसने सोचा और बढ़ा भी दिया, तो पर उससे कुछ हुआ नहीं। मतलब कि इतना कमजोर पड़ चुका था आर्थिक तौर पे, फाइनेंशियली फ्रांस उस समय, कि कुछ नहीं उसका किया जा सकता था। अब देखते हैं क्या हुआ। होता यह है कि फ्रांस की सोसाइटी तीन पार्ट में बटी हुई थी, जो अभी हमने देखा। अभी हमने अमीर गरीब ये बोल दिया था ना, तो उसको स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट, ESTAT, मतलब स्टेट में आगे ई लगा दो तो वो स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेट उनको बोलते थे, जो हमने बताया 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो 1701 से लेके 1800 तक का जो समय था उसको बोलते हैं 1800, 18th सेंचुरी, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेट में थे। और देखिए जो नीचे के थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो पे करते थे टैक्स। और तो द सोसाइटी ऑफ स्टेट पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। और ये स्टेट की जो सोसाइटी थी ये बनी कब, तो ये फ्यूडल सिस्टम के समय बनी थी। जो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, इसके लिए अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट नीचे कर दीजिएगा। फ्यूडल सिस्टम एक तरीके से सामंत व्यवस्था जो थी मिडिल एज में आई थी। और जैसे होता था ये 3 तरीके से होता था। एक तो या तो क्या होता था कि 3 जिनके पास जमीन है वो सब मिलके एक के पास दे देते थे, या फिर अच्छा ऐसा होता था एक किसी आदमी के पास बहुत बड़ी जमीन है तो वो 3 पे बांट दिया, मतलब ज्यादा पे बांट दिया, तो वो फ्यूडल सिस्टम। इसको और अच्छे से आप अगर समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उस पर डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी। तो ओल्ड रेन क्या थी, रिजाइम क्या थी। तो इसमें क्या था कि सोशल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। ओल्ड रेजाइम वो था कि जो क्रांति हुई थी 1789 की, इससे पहले जो व्यवस्था चल रही थी यही कि स्टेट वाली, यानी कि 3 ये जो स्टेट वाली व्यवस्था थी ना, तो इसको बोलते थे ओल्ड रेजाइम। अब ये 3 स्टेट क्या थे इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, थर्ड स्टेट था, ठीक है, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था, अमीर और गरीब सबसे। तो ये क्या था कि ऊपर के जो 2 थे, यानी कि हमारा ये ऊपर जो फर्स्ट स्टेट था उसको बोलते थे क्लर्जी, फिर बोलते थे नोबेल्टी, और थर्ड स्टेट में थे बिग बिजनेसमैन, पीजेंट, और एक और था कि स्मॉल पीजेंट्स, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता था कि जो हमारे मतलब कि ये थे ऊपर के 2 जो क्लर्जी और नोबेल्टी थे, इनको क्या बोला जाता था कि ये बर्थ से ही इनको टैक्स नहीं देना, जैसा अभी हमने बोला। और तीसरे स्टेट वाले ये जो गरीब थे बेचारे, उन्हीं को टैक्स देना। अब ये पता नहीं क्या तर्क था, ये इन्हीं से पूछा जा सकता है क्या तर्क था। तो इसका एक बिग पॉपुलेशन था, क्योंकि आप आज भी देखेंगे कि अमीर लोगों का पॉपुलेशन कम है और गरीबों का यहाँ पे ज्यादा है। तो इसी तरीके इनका जो पॉपुलेशन था ये ज्यादा था, मेजोरिटी में थे गरीब। हाँ, और यहाँ पे जो पीजेंट्स थे इनको दे हैव टू वर्क फॉर नोबल सर्विस। और ये जो पीजेंट्स थे इनको ऊपर के जितने भी थे, यहाँ तक कि बिजनेसमैन, इन तक के लिए काम करना पड़ता था। मतलब ये थर्ड स्टेट में थे, उसमें भी बटे हुए थे। जो सबसे नीचे आते थे उनको बाकी ऊपर के सभी के लिए काम करना पड़ता था। अब आते हैं टैक्स के बारे में। इसको आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा दोबारा रिपीट करके, क्योंकि इस पे आगे हम MCQ की वीडियो भी लाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे। और MCQ की वीडियो में इस तरीके के जो फैक्ट हैं वो वहां पे पूछे जाएंगे। तो तिथेस एक क्या था, तिथेस वाज कलेक्टेड बाय चर्च, सॉरी, फ्रॉम पीजेंट्स। तो पीजेंट्स जो चर्च कलेक्ट करता था तो उसको बोलते थे टिथेस। एक टैक्स था वो पीजेंट्स से लिया जाता था, उसको टिथेस बोलते थे, ठीक है। टैली क्या था, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिएगा कि टैली क्या था। टैली वाज गिवन बाय वुल्ड थर्ड स्टेट टू स्टेट। मतलब कि जो थर्ड स्टेट यानी ई वाला जो स्टेट है पूरा, ये लॉयर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये थर्ड में जितने आते थे, एक बार देख लीजिए इन सबको। ये सब क्या करते थे, हाँ, तो ये सब क्या करते थे, ये सब देते थे
टैलिस नाम का एक टैक्स था, वो स्टेट को देते थे, टैली। और जो टिथेस था वो केवल पीजेंट्स देते थे, ठीक है। अब आते हैं आगे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज इंक्रीजिंग, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन वाज नॉट गुड, प्राइस ऑफ ब्रेड वी आर इंक्रीजिंग। ये तो हो रहा था, जैसा अभी हमने देखा कि जो एक रोटी का दाम था वो बढ़ रहा है, ब्रेड का। और जो मिडिल क्लास था वो हैड बिकम, तो वो क्या था, इससे पहले मिडिल क्लास से पहले हम ये देख लेते हैं। इन दिस मैनर पीजेंट्स एंड वर्कर रिवोल्टेड मैनी टाइम्स इन पास्ट बट नॉट सक्सेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रोग्राम्स। तो रोटी के दाम इस तरीके से बढ़ रहे थे, और कई बार पीजेंट्स जो थे, क्योंकि वर्कर्स थे, इन्हीं को दिक्कत हो रही थी, है ना, क्योंकि इनको टैक्स देना था, टैक्स दें कि रोटी खाएं, तो इनको दिक्कत हो रही थी। तो कई बार छोटे छोटे रिवोल्ट होते रहे बीच में। रिवोल्ट क्या होता है, किसी दिन उठे, अचानक से विद्रोह किया, 4-5 दिन चला, फिर हो गया। रेवोल्यूशन एक लंबी प्रोसेस होती है। तो ये सब छोटे छोटे, लेकिन इनका क्या था कि लैक था, यानी कि पढ़े लिखे वो कम थे, एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो प्रॉस्पेरस नहीं थे, उनके पास उतनी समृद्धि नहीं थी, तो उनका एक सिस्टमेटिक नहीं चल पाता था, और वो कुछ दिन चल के बंद हो जाता था। अब क्या होता है कि उसमें जो थर्ड स्टेट था, उसमें नाउ इट वाज द रिमेनिंग मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, या फिर हम बोले मिडिल क्लास। उसमें कुछ जो मेंबर्स थे वही थर्ड स्टेज में जो प्रॉस्पेरस थे, एजुकेटेड हो गए। और जब आप बोल सकते हैं कि रेनेसा का पीरियड था ना यूरोप में, तो इससे क्या हुआ कि एक मिडिल क्लास बन के उभरा वहां पे। और क्या हुआ कि ये में जो मिडिल क्लास हुआ, इसने एक नई आग इस रेवोल्यूशन में या फिर रिवोल्ट में नया तरीका अपनाया। आप देखते हैं मिडिल क्लास क्या करता है। तो द मिडिल क्लास सेड देयर विल बी नो प्रिविलेज फॉर एनी क्लास एंड आइडियाज ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी इमर्ज्ड। तो यहाँ से देखिए फ्रीडम और इक्वलिटी। अब फ्रीडम किस तरह, यानी कि जो पीजेंट्स थे वो यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो जो नीचे के लोग थे ये सब नहीं कर सकते, बहुत सारे उनपे जो आप बोल सकते हैं रोक लगाई गई थी। और इक्वलिटी, इक्वल वही कि टैक्स सबके लिए बराबर नहीं, कोई को मतलब कोई दे रहा है, कोई दे ही नहीं रहा। तो ये जो मिडिल क्लास आई, तो इसने इस तरीके की चीजें सामने लाई, और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है लिबर्टी, एक बोल सकते हैं फ्रीडम और इक्वलिटी का। तो इस समय रेनेसा का पीरियड था। कई फिलोसफर्स आपने नाम सुने होंगे, जॉन लॉक, है ना, जिसने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी। जीन जैकब रूसो, जीन जैकस रूसो जो थे, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड द डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट। इन्होंने जो वहाँ का किंग था, ये है ना, तो ये सब चीजों को देख के बताया कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी अलग अलग होना चाहिए, एक ही आदमी के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। किसने कहा? मॉन्टेस्क्यू ने। तो इस तरीके से क्या हुआ, दिस मॉडल वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए। और ये सब फ्रांस में तो हो ही रहा था, और इस तरीके से फ्रांस के जो फिलोसफर्स थे, यूरोप के जो फिलोसफर्स से थे, इनसे प्रभावित होकर क्या होता है कि यूएसए ने भी ये मॉडल अपनाया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। आफ्टर 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, जब 13 कॉलोनी ने अपनी इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से बोल दी कि हाँ अब हम आजाद हैं, तो क्या होता है, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो फ्रांस के जो थिंकर्स थे, उन्हीं से प्रभावित होकर जो अमेरिका का संविधान लिखा गया है, वो कहीं ना कहीं हमें दिखता है, क्योंकि वहां पे भी हमें फ्रीडम दिखती है, लिबर्टी दिखती है, वहां पे भी हमें इक्वलिटी दिखती है, वहां पे हमें अलग अलग ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी दिखती है। वहां पे हमें कभी आपने देखा होगा कि वहां पे हमको राजा महाराजा का सिस्टम नहीं दिखेगा अमेरिका में। तो क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्रांस से रिलेट करता था, और फ्रांस से वो प्रभावित हुआ, उसके फिलोसफर्स से प्रभावित हो, तो ये वहां पे देखने को हमें मिलता है। अब आते हैं आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। देखिए अभी तक हमने छोटी छोटी क्रांति, मतलब जो रिवोल्ट हो रहे थे वो देखे कि किस तरीके से जो पुअर या फिर मिडिल, एक लोअर स्टेट था, मतलब जो थर्ड स्टेट था, उसके लोग कर रहे थे, और उसके बाद लेकिन वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक नहीं था। मिडिल क्लास आता है, तो अब मिडिल क्लास कैसे ये रेवोल्यूशन को आउटब्रेक करेगा, ये देखते हैं। तो स्टेट क्या था कि जनरल वाज अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 स्टेट। स्टेट जनरल एक बॉडी थी जो तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिप्रेजेंट करती थी। क्या नाम था उसका? स्टेट जनरल। इफ किंग हैव टू पास एनी न्यू ऑर्डर, तो सो द ही कॉल्स फॉर अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। जब राजा को कोई ऑर्डर पास करना होता था, तो वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाता था। लास्ट टाइम इसको 1614 में बुलवाया गया था। अब देखिए कितने साल हो गए, 100, 150 साल, 200 साल होने वाले हैं इसके। 1614 में लास्ट बार। अब ये 1789 में क्या करता है
इसको बढ़ाना था टैक्स। किसको? लुइस जो 16 थे, इनको बढ़ाना था टैक्स। तो अब क्या होता है कि ये बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ ऑर्डर जो थे वो एक तरीके से दिखाने के लिए बोल लीजिए, या फिर किसी भी तरह हमको स्टेट जनरल से पूछना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्रांति होती कब है, मतलब जो हम लोग 1789 14 जुलाई 1789 सुना करते हैं ना, ये कब होती है, क्या होता है? तो क्या होता है कि टैक्स को बढ़ाने के लिए बुलाया गया, और जनरल स्टेट जनरल को, यानी कि एक मीटिंग को, स्टेट जनरल उस मीटिंग का नाम है, किसी आदमी का नहीं, स्टेट जनरल मीटिंग का नाम है, ठीक है। तो 5 मई 1789 को स्टेट जनरल वाच कार्ड यानी कि मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें क्या था कि स्टेट जनरल में 300 मेंबर होते थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के, और 600 मेंबर होते थे थर्ड स्टेट के। अब देखिए 300 जो मेंबर हैं फर्स्ट और सेकंड के मिला के हुए, 600 जो मेंबर है थर्ड स्टेट के, तो मेजोरिटी कहाँ पे हुई? नॉर्मल सी बात है, आप कहेंगे यहाँ पे मेजोरिटी हुई, यानी थर्ड स्टेट में। इन थर्ड स्टेट ओनली प्रॉस्परस पीपल टेक पार्टिसिपेशन, नॉट पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वुमेन्स। तो यहाँ पे क्या होता था, थर्ड स्टेट में सब नहीं, जो ऊपर के हमने बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये सब बताया था ना, ये लोग लेते थे पार्ट यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको बैठाला जाता था। यहाँ पे फर्स्ट एक तरफ बैठता था, सेकंड एक तरफ, इनके पीछे पूरे में बैठते थे थर्ड स्टेट वाले, ठीक है। अब यहाँ पे भी दिक्कत ये थी कि मीटिंग तो आ गई 5 मई 1789 को, 1789 में मीटिंग आ गई, मतलब बुला ली गई, टैक्स बढ़ाना था। तो लोगों को तो पता था कि हाँ मीटिंग में ये मुद्दा उठने वाला है। तो होता क्या है कि जो जितने भी स्टेट थे, यानी कि ईच स्टेट हैड वन वोट, यानी कि एक, जैसे ये एक ही है, ठीक है, तो इनके पास एक वोट था, इनके पास एक वोट था, यानी कि 2 वोट यहाँ से हो गए, एक वोट केवल इनके पास था, मतलब सब मिला के केवल एक वोट, हर एक रिप्रेजेंटेटिव के पास एक वोट नहीं, पूरा स्टेट मिला के एक वोट, ठीक है। तो या तो अगर जैसे पूरा ये स्टेट बोल रहा है हाँ, मतलब ऊपर का पूरा एक जो फर्स्ट स्टेट था वो बोल रहा है हाँ ये पास होना चाहिए, सेकंड भी बोल रहा है हाँ, ठीक है, थर्ड बोल रहा है नहीं, तो यानी 2 की बात मानी जाएगी। तो इस तरीके से होता था, ठीक है। तो लेकिन मांग क्या हो रही थी? ओल्ड प्रिंसिपल तो यही था कि जो एक स्टेट है वो एक वोट दे सकता है। जो थर्ड स्टेट वाले थे उन्होंने इस बार मांग की कि अब इस ओल्ड प्रिंसिपल को छोड़ के हम लोग को क्या करना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम लाना चाहिए। अब 1 पर्सन 1 वोट अगर आ जाएगा तो आप ये देखिए, अगर यहाँ पे 1 स्टेट 1 वोट का सिस्टम होगा तो मेजोरिटी कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेट है तो 2 वोट तो यहाँ से आने हैं और ये अपने पक्ष में करेंगे, और यहाँ से केवल एक ही आता, ठीक है। लेकिन अगर 1 पर्सन 1 वोट का है तो यहाँ से 300 आने और यहाँ से 600 वोट आने, तो नॉर्मल सी बात है कहाँ पे मेजोरिटी जाएगी? यहाँ पे। और किंग ये चाहता नहीं था, ठीक है, तो किंग ये चाहते नहीं थे, तो स्टेट के पास मेजोरिटी और यहाँ से अलग हो सकता था। और इस तरीके से जब डिमांड नहीं मानी जाती, और यहाँ पे अगर आपको बता देंगे जो पीजेंट्स थे और ये छोटे पीजेंट्स थे, औरतें थी, है ना, आर्टिजन्स थे, इन सब की भी जो डिमांड थी वो 40,000 लेटर्स में लिख के ले जाई गई थी, और रिप्रेजेंटेटिव उसको ले गए थे वहां पे दिखाने के लिए, ठीक है। ये सब वहां पे होता है। तो यहाँ पे जो मांग हो रही थी ना कि 1 पर्सन 1 वोट का, तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, सही है, क्योंकि एक पर्सन का एक वोट तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी बात तो सुनी जानी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल किसका था? ये प्रिंसिपल था रूसो का, और ये प्रिंसिपल जो था ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है वहां से। तो ये सब प्रिंसिपल। एक चीज और आपको बता दें कि उस समय क्या था कि बुक्स वगैरह जब प्रिंट होने लगी थी, क्योंकि रेनेसां हो चुका था, तो ये लोग पढ़ते थे, और ये प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने जाना कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, यानी कि हर एक आदमी का अपना अधिकार है, ये सब के बारे में लोग जान रहे थे, तभी ये रेवोल्यूशन जैसी चीजें हो रही थी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट कितने हो जाते हैं एक एक फिलोसफर, हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो किंग ने रिजेक्ट कर दिया था वो प्रपोजल। कौन सा प्रपोजल? कि 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट का। अब क्या हुआ कि पीपल ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। कौन सी असेंबली का नाम क्या था? स्टेट जनरल। तो वहां से जो लोग थे वो बाहर आ जाते हैं, निकल आते हैं, और ये क्या होता है कि जब बाहर आ जाते हैं तो व्यूड देम एज स्पोक्समैन ऑफ फ्रेंच नेशन। और इसके बाद क्या होता है कि अपने आप को पूरे फ्रांस का नेशन का एक आवाज किस तरह समझते हैं, यानी कि हम पूरे देश के जो लोग दुखी हैं, यानी कि पीजेंट्स दुखी हैं, तो क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो अंदर 600 लोग थे ये रिप्रेजेंटेटिव थे ना, तो ये पूरे फ्रांस के जो मतलब कि जो लोग पेन से गुजर रहे थे या फिर उस रिवॉर्ड के लिए उत्साहित थे, है ना, कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो ये उनकी आवाज के तौर पे अपने आप को जानते हैं। और 20 जून को क्या होता है, दे असेंबल्ड इन अ टेनिस कोर्ट वर्साइले। वर्साइले में क्या होता है कि ये 20 जून को
इकट्ठा हो जाते हैं। यानी 5 मई को आपकी मीटिंग हुई थी और 20 जून को मतलब ये सब बाहर आए, तो फिर 20 जून को ये इकट्ठा होते हैं कुछ दिन बाद, और ये सब बोलते हैं कि अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। कौन? वही 600 जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, रिप्रेजेंटेटिव। तो ये अपने आप को क्या, नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। अब क्या होता है, दे वेयर लेड बाई एबिसिएज, मार्केब्यू एबिसिएज। देखिए फ्रेंच के नाम है तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में देख लीजिएगा, आप याद कर सकते हैं इनको, मैरबेक्यू एबिसिएज, ठीक है। तो इनके द्वारा ये लीड किए जाते हैं, क्योंकि देखिए 600 जो लोग आए होंगे किसी के कहने पे, या फिर एक उसमें तो आए होंगे कि 600, तो उनको लीड कौन कर रहा था, तो ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो मार्बेक्यू एबिसियस, तो ये लीड कर रहे थे। और इसके बाद क्या होता है, ये सब एक कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और ये जो मोनार्क है, मतलब कि राजा, इसकी पावर को लिमिट कर देंगे, ठीक है, कम कर देंगे या फिर सीमा में रखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से बात होती है। कौन ये बात करता है? नेशनल असेंबली। और ये जो अब बता देते हैं कि जो प्रीस्ट थे एबेसियस, ये अलग एक पर्सन थे, एक प्रीस्ट थे, और इन्होंने व्हाट इज द थर्ड स्टेट, इसके बारे में एक बुक लिखी थी। While the National Assembly was busy at Versailles in making of constitution, rest of the France was sated with turmoil. जब ये नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लगी थी, कब बनाने लगी थी? वही 1789 के समय। कब? जून में ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। लेकिन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो 600 लोग बना रहे थे, है ना। नेशनल असेंबली मतलब जो वहां की थी वो बना रही थी, तो बाकी तो लोग जो गरीब हैं वो तो अलग थे, उनके साथ तो दिक्कत थी, ब्रेड के दाम बढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा जब बन जाएगा। लेकिन अभी की जो समस्या थी, जो टैक्स बढ़ा, इसके बाद टैक्स तो चलिए वो इंक्रीज होने वाला था, नहीं हुआ, लेकिन जो ब्रेड के रेट थे वो बढ़ गए, है ना। और आर्थिक तंगी तो थी, उससे तो लोग परेशानी थे, और साथ में फेमाइन आया, ये सबसे हार्वेस्ट एकदम डिक्लाइन हो गई, प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गए, सर्दियां इतनी आई कि हार्वेस्ट डिक्लाइन हुआ था, और बेकर्स जो थे इन्होंने सप्लाई को रोक दिया, है ना। और इसमें लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो इससे जब आदमी को खाने को नहीं मिला, तो 14 जुलाई का दिन था, वीमेन जो थी वो क्राउड एकदम भीड़ में एंग्री होकर, पूरा जो भीड़ थी वो बेस्टाइल पहुंच गई। अब बेस्टाइल पहुंचने के बाद क्या होता है, ये भीड़ कि अब थोड़ा सा हिंदी में यहाँ पे देख लेते हैं कि गांव के एरिया में ये हुआ कि किसी ने अफवाह फैला दी कि जो, देखिए ये तो शहर का हिस्सा था, जो हमने ऊपर बताया कि जो हार्वेस्ट था वो नहीं हो पाया, तो ये ब्रेड के रेट इतने हाई हो गए थे कि यहाँ पे वीमेंस और भीड़ जो थी ये पूरा बेस्टाइल पहुंच गई, ठीक है। वहां पे ये क्यों पहुंचे? तो वहां पे इनको लगा कि बेस्टाइल जो था वो प्रिजन था, वहां पे एक किले से बंद था। इन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे कुछ एम्यूनिशन होंगे, यानी हथियार होंगे, वो पा जाएंगे तो ये और अच्छे से रेवोल्यूशन, या फिर बोल सकते हैं रिवॉल्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि गांव के एरिया में भी अलग चीज सीन था। तो गांव के एरिया में क्या था कि गांव के एरिया में ये हुआ कि किसी ने अफवाह फैला दी कि जो मोनार्क का जो लॉर्ड है, मोनार्क का जो लॉर्ड है, उसमें लुटेरों के गिरोह को हायर किया है और वो सब फसल नष्ट कर देंगे, जिससे किसान इतना डरे कि उन्होंने राजा और नोबल की चीजें, जिनको चिटॉक्स बोलते थे, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यानी कि किसी ने अफवाह फैला दी कि राजा के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं ना, लैंड लॉर्ड्स हैं, उन्होंने जो, क्योंकि ये सब प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो इसकी वजह से कुछ लोग लुटेरे वो किए हैं, अपॉइंट कर दिए, और वो सब आके फसल सबकी नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया कि क्योंकि इससे इतना गुस्सा हो गया कि ये लोग राजा की जितने भी चीजें थी उनसे रिलेटेड, यानी कोई चीज बनी थी, कोई आप बोल सकते हैं ऑफिस थे, है ना, तो वो सबको जलाना, इस तरीके से गिराना शुरू कर दिया, और वो सब नुकसान किया, तो उससे भी और जो फाइनेंशियल चीजें थी सब खत्म होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि कई सारे नोबल, जो ऊपर के नोबल थे ना, जो मतलब ऊंची क्लास के जो लोग थे, कास्ट नहीं क्लास बोलेंगे, तो ऊंची क्लास के जो लोग थे, हायर क्लास के, वो ये सब देश छोड़ छोड़ के भागने लगे। आफ्टर ऑल दिस किंग एक्सेप्टेड नेशनल असेंबली। इसके बाद क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी वही 600 लोग वाली, किंग ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। जब किंग ने, राजा ने ये सब देखा, ये प्रोटेस्ट वगैरह, तो एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि हाँ कुछ ऐसी चीज है, क्योंकि उनने तो डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई मानने वाला, तो आपकी बार किंग ने ये एक्सेप्ट किया, हाँ भाई तुम हो, तुम बनाओ कानून कुछ। और इस तरीके से किंग की पावर लिमिट हो गई। अब पावर्स नाउ चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन से जो पावर थी वो चेक की जाने लगी। 4 अगस्त 1789 को ये बन के तैयार हुआ, और
असेंबली एक डिक्री यानी हुक्म पास करती है जिसने फ्यूडल सिस्टम के अंत किया और टैक्स जो थे उसको खत्म किया। यानी कि जो टैक्स थे वो खत्म किया और एक नए तरीके से टैक्स को स्थापित किया गया। तो कब? 4 अगस्त को। 14 जुलाई को यहाँ पे फ्रांस में क्रांति होती है और इसके बाद राजा एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। अब क्या क्या होता है? तेथीस को एबॉलिश कर दिया गया। तेथीस क्या थी? तेथीस वो था जो पीजेंट लोग टैक्स देते थे, किसको? चर्च को देते थे, इसको खत्म कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी हैड टू लिफ्ट देयर प्रिविलेज। ऊपर के जो लोग थे ना, क्लर्जी, नोबेल, ये सब थे ना, तो इनको अपने प्रिविलेज यानी कि जो प्रिविलेज नहीं था कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बर्थ राइट था, ये इनको छोड़ना पड़ा। लैंड आउंड बाय द चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड यानी कि क्या हुआ कि जो चर्च की लैंड थी उसको हटाया गया, वहां पे गवर्नमेंट का ऑफिस वगैरह खोले गया, फिर अलग यूज में लाया गया। गवर्नमेंट acquired assets worth at least 2 billion livres फ्रेंच करेंसी एट दैट टाइम। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को जो ये कॉन्फिस्केट किया गया, चर्च वगैरह ये सब चीजें जो फालतू की चीजें थी इन सबसे, और जो टैक्स नहीं देते थे उनसे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को 2 बिलियन का लाभ होगा। सोचिए कि मतलब कि अभी तक ये सब छुपे बैठे थे, दे नहीं रहे थे टैक्स, है ना। इन सबसे जो टैक्स लिया गया तो अब थोड़ा सा इकोनॉमिक सुधार आया। लेकिन अब क्या होता है कि फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रांस एक तरीके से अब क्या बन चुका है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ पे दो चीजें हम समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये पॉलिटी का एक टॉपिक है, बहुत 2 मिनट में समझते हैं, बाकी और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी पावर को लिमिट करने के लिए जो लॉ बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। और मोनार्की यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो हो गई कि जो लिमिटेड मोनार्की हो। ये मोनार्की रहेगी अभी फ्रांस में। हाँ, अभी हम देखेंगे कैसे ये पूरा मोनार्की खत्म होती है और नेपोलियन बोनापार्ट, जो नाम आपने कभी सुना होगा, नेपोलियन कैसे आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमने देखा कि नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अब काम करने लगा जो लिमिट करता था पावर। इन 1791 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और मेन ऑब्जेक्टिव लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। पावर्स वेर डिवाइडेड इनटू इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। 3 पार्ट में पावर को बांटा गया। नया सिस्टम क्या था कि 28 मिलियन पॉपुलेशन जो थी, इसमें पैसिव सिटीजन्स थे। पैसिव सिटीजन्स जो 28 मिलियन देखिए वहां की पॉपुलेशन थी, उनमें से 3 मिलियन जो थे वो पैसिव सिटीजन्स थे, जो थे वीमेन, चिल्ड्रेन एंड यूथ, जो कि 25 साल से कम था। इनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। और जो ये जो आपके बोल सकते हैं हम 28 मिलियन में ओनली 4 मिलियन हैव राइट टू वोटिंग राइट। तो 4 मिलियन के पास वोटिंग राइट था। इनमें से जो 3 मिलियन थे ये तो वीमेन, चिल्ड्रेन हो गए, और बाकी हमारा बचे हुए जो थे ये यूथ जो था वो 25 से नीचे था। 4 मिलियन जो एक्टिव सिटीजन थे, उनको जो वोट देते थे एक्टिव सिटीजन बोला जाता था। इनमें सबसे पहले क्या आता था, ये 4 मिलियन जो एक्टिव सिटीजन थे 50,000 इलेक्टर्स को वोट करते थे। ठीक है, अब ये वोट करते थे 50,000 इलेक्टर्स, और ये इलेक्टर्स कौन होते थे? जो सबसे ज्यादा टैक्स देते थे उनको इलेक्टर्स के लिए वो एक तरीके से आप बोल क्वालिफाई करते थे। ये 50,000 वोट देते थे नेशनल असेंबली को, जिसमें 745 मेंबर थे। जो 600 था वो धीरे धीरे उसका रिप्रेजेंटेटिव वो बढ़ा और 745 टाइम के साथ हो गया होगा। तो इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था लेजिस्लेटिव। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट जो हमारी होती है ना, तो जो लेजिस्लेटिव में आज भी क्या होता है कि लोग जो चुनते हैं तो वहां पे केवल एक तरीके से इलेक्ट कर किए जाते हैं मेंबर, वो होते हैं। तो वही है यहाँ पे इलेक्टर्स और नेशनल असेंबली का चीज। इसके बाद क्या था कि नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी मिनिस्टर्स को और किंग को। तो मिनिस्टर्स क्या थे कि ये नेशनल असेंबली से चुन के आते थे। तो इसको क्या बोला जाता था? एग्जीक्यूटिव। ये पूरे को मतलब किंग को और मिनिस्टर्स को। और ये किंग को भी कंट्रोल करते थे, लेकिन किंग के पास थोड़ा सा एक ये पावर थी कि वो वीटो कर देता था अगर कोई चीज मतलब कि कोई लॉ वगैरह उसके पास भेजा जाता था। इसके अलावा एक अलग से आप चीज देखेंगे कि जज को भी वोट करके चुना जाता था। तो जज का भी वहां पे प्रोसीजर था वो अलग था, जुडिशरी जो हम बोलते हैं। पहले क्या था कि किंग ही सब देखता था, मतलब किंग ही जजमेंट दे देगा, किंग ही अपना कानून बना लेगा, और किंग ही सब जो वो था आपका बोल सकते हैं कि इलेक्शन में लेजिस्लेट में कानून बनाएगा और किंग ही एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके की चीजें होती थी। देखिए क्वालिफाई करने के लिए अभी जैसा हमने पढ़ा
कि इलेक्टर के लिए एंड देन एज एन मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, यानी जो सबसे ज्यादा टैक्स देते थे उनसे बिलोंग करना चाहिए। सब कुछ सही सलामत अच्छा खासा चल रहा था, और नहीं भी चल रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में साइन तो राजा ने कर दिए थे, लेकिन अब कहानी में एक बहुत गजब का ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि राजा आसपास के देशों से सीक्रेट बात करना शुरू कर देता है। वो राजा को कहाँ लिमिट में रहना पसंद है भाई, इतने दिन से राजा बिना लिमिट में था और आज वो लिमिट में कैसे रह सकता है। तो क्या हुआ कि वो सीक्रेटली बात करना शुरू कर दिए। अब ये सब की खबर तो लगी जो नेशनल असेंबली के थे और जिन्होंने ये बोल सकते रेवोल्यूशन किया था, रेवोल्यूशन जिन्होंने किया, इनको जब खबर लगी कि राजा, ओ माय गॉड, राजा मतलब अलग ही दुनिया में खोया हुआ है, सीक्रेटली बात कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया सेंट ट्रूप्स, और ये सेंट करने वाले थे ऑस्ट्रिया प्रूसिया यहाँ पे फ्रांस में कि ये सब जो सिस्टम चल रहा है इसको हटा के फिर से पुराना सिस्टम लाया जाए, और ये सेंट भी कर देते हैं। एंड वॉर स्टार्टेड अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेसी, और एक वॉर शुरू हो जाता है किसके खिलाफ, किंग एंड अरिस्टोक्रेसी, मतलब कि जो कुलीन तंत्र है और राजा का जो ये सिस्टम है इसी के खिलाफ पूरा। मतलब अब ये हुआ कि अब हटाओ ये राजा आ जाइए, लिमिट में भी रहने लायक नहीं है, पूरा सिस्टम ही हटा के हटाओ। तो अब क्या हुआ कि लोग फिर से इकट्ठा हुए। अभी तक क्या था, रोटी के लिए, अब रोटी वाली समस्या तो सुलझ गई, अब राजा मतलब उड़ रहे हैं, तो अब राजा को भी हटाना है। तो क्या हुआ, वॉलंटियर्स सैंग अ सॉन्ग ऑफ पैट्रियट कॉल्ड मैर्सिलेस। तो मैर्सिलेस अभी अब अगर प्रोनाउंसिएशन सही तो आप सुनेंगे कि फ्रांस का जो नेशनल एंथम है वो इस समय वो बन गया। तो लोग क्या हुआ कि अब राजा के खिलाफ लड़ाई है, कुलीन तंत्र के खिलाफ, पूरी अरिस्टोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई। तो इसके लिए लोगों ने इसको एकदम नेशनल पैट्रियट सॉन्ग बना लिया है ना। और क्या वो मैन वेयर फाइटिंग एंड वीमेन वेयर अर्निंग, इस समय आदमी लड़ने गए, और क्योंकि अब फाइट हो रही थी, युद्ध हो रहा था पूरा, और वीमेन्स अर्न कर रही थी। 1791 में क्या होता है, मैनी पीपल आस्क्ड टू कंटिन्यू द रिवॉल्यूशन बिकॉज टिल द डेट ओनली रिचर सेक्शन हैव पॉलिटिकल राइट्स। तो इस समय भी क्या था कि देखिए वहां वाला जो रेवोल्यूशन था रोटी के लिए, इक्वलिटी के लिए, ये कुछ लोगों के लिए तो ठीक हो गया था, क्योंकि थर्ड स्टेट में कुछ के लिए जो मिडिल क्लास था उसको तो हक मिल गया था कि हाँ कानून बना रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो पीजेंट्स थे, गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वीमेंस थी, इनको राइट नहीं मिले थे, कंप्लीटली इक्वलिटी नहीं आई थी। तो कुछ लोग अभी भी बोल रहे थे कि जो हमारा ये रेवोल्यूशन ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो सो देयर वेयर मैनी क्लब्स मेड बाय पीपल, इन दोज क्लब्स पीपल डिस्कस ओवर द पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसीज। तो वीमेंस ने अपने क्लब्स बना लिए है ना, और जो लोग थे उन्होंने अपने क्लब बना लिए, जो गरीब थे है ना, आर्टिजन्स ने अपने, पीजेंट ने, स्मॉल पीजेंट से अपने ग्रुप। और क्या होता था कि जो बातें चल रही, न्यूज चल रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा होता था। इसी तरीके इनमें से एक फेमस क्लब था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। तो इसका जो नाम था जैकोबियन, ये फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब ऑफ पेरिस, जो फॉर्मर कॉन्वेंट थे वहां के, सेंट जैकब ऑफ पेरिस के नाम पे जैकोबियन क्लब रखा गया। इसमें क्या था कि जो लोग थे बहुत ही लेस प्रॉस्पेरस क्लास से थे, और इसमें जैसे शॉपकीपर हो गए, इसमें शू मेकर हो गए, मतलब आप बोल सकते हैं कि तुम लोअर क्लास से लोग यहाँ पे थे। सर्वेंट्स हो गए, डेली बेसिस, जिनको रोज मतलब रोजमर्रा के लिए अपना कमाते थे, ये सब यहाँ पे इस क्लब का हिस्सा थे। वीमेंस ने अपने क्लब बनाए, वीमेंस के बारे में अभी हम देखेंगे, उनको कब राइट वगैरह मिलते, उनकी अलग लड़ाई थी, सबके अपने इक्वलिटी के लिए। क्योंकि क्या सीन था ना कि देखिए पहले तो 3 पे बटा हुआ था, इनमें भी कुछ ऊपर थोड़ा था, तो उनको जब अपने राइट मिल गया, फिर कुछ उनको अपने लिए हो गया, तो वो इन सब का, इनको जो नीचे वाले थे इनको भी लगने लगा कि हमको भी अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए ये सब क्लब्स वगैरह बन रहे थे। धीरे धीरे वीमेंस को लगने लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने अपना क्लब बनाया ऐसे। तो इनका सबका एक लीडर रहा होगा, जैकोबियन का भी। वहां पे क्या लीडर थे, वहां पे अगर हम देखें तो नेशनल जो असेंबली, जो वो लोग बाहर आए थे, उनके अगर आप देखें तो यहाँ पे उनके लीडर्स में जैसे हमने देखा था ना, ये मैरबेक और एबेसियस, ये लीडर्स थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी, ये यहाँ पे लीडर के तरीके जो भी जैकोबियन क्लब्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो एकदम लोअर क्लास थी वहां की, उनके लिए उभर कर आते हैं। अब क्या होता है कि इन समर 1792, अब देखिए 1789 से हम 1792 में आ चुके हैं। 1792 की गर्मी का टाइम था, और जैकोबियंस अटैक्ड एंड लाइफ इम्प्रिजन
इम्प्रिजनमेंट गिवन टू रॉयल फैमिली। इन्होंने जैकोबियंस ने अटैक कर दिया उस रॉयल फैमिली में और इम्प्रिजनमेंट दे दिया पूरी रॉयल फैमिली को। वो राइट इंक्रीड ऑल मेन एबव 21, और जो वोटिंग राइट था, अब जैकोबियन अपने फुल उसमें, जैकोबियन कौन, वही एकदम लोअर क्लास वाले फुल स्ट्रेंथ में है ये। तो इन्होंने क्या किया, अभी जो जो 25 एज थी उसको 21 कर दिया। अभी लेकिन वीमेंस को राइट नहीं मिले हैं। तो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्विक्शन। अब एक नई असेंबली इलेक्ट की जाती है, उसको बोला जाता है कन्विक्शन, क्योंकि अब ये जैकोबियन भी अपने लिए लड़ रहे हैं ना, तो नई असेंबली बनती है, उसको कन्विक्शन बोला जाता है। 21 सितंबर 1792 में क्या होता है भाई, 1792 चल रहा है गर्मी के बाद। इट एबॉलिश्ड मोनार्की इन फ्रांस एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस इन अ रिपब्लिक। अब देखिए 1792 में पूरी तरीके से फ्रांस की से मोनार्की को हटा दिया जाता है और रिपब्लिक इसको बना दिया जाता है। मतलब अब रिपब्लिक क्या है कि रिपब्लिक अब कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो इसका हकदार है। तो क्या होता है, यही होता है कि मतलब कि अब कोई भी राजा का बेटा मतलब राजा नहीं हो सकता, फंसता होता है। रिपब्लिक का यही मतलब है कि गवर्नमेंट जो होगी वो हेरिडेटरी नहीं होगी कि किसी का है, कोई मतलब गवर्नमेंट में है तो उसका लड़का हो, उसको इलेक्ट होना पड़ेगा या फिर उसके पास काबिलियत होनी चाहिए, तब वो होगा कुछ वहाँ की गवर्नमेंट का हिस्सा या फिर गवर्नमेंट का हेड। तो इस तरीके से ये रिपब्लिक बन जाता है फ्रांस। लुइस 16 की को मौत की सजा दी जाती, कोर्ट देता है, क्यों, क्योंकि उसने गुनाह किया था ट्रीजन का, यानी उसने देश को धोखा दिया था, सरकार को धोखा दिया था, क्योंकि सीक्रेटली बात की। 21 जनवरी 1793 में पब्लिकली मारा गया। बाद में रानी मैरी एंटोनिएटा को भी ये दी जाती है, मतलब वही सजा। और इसमें एक मशीन ऐसी थी, उसमें क्या होता था, बीच में से रख दिया जाता, तो उसको वीडियो के लास्ट में आपको देखने को उसकी फोटो मिलेगी। अब आता है द रेन ऑफ टेरर। देखिए रॉबेस्पियरे का अभी हमने जो नाम सुना था, रॉबेस्पियरे ने एक तरीके से लोअर क्लास के लिए बहुत काम किया है ना, काम किया। लेकिन अब आता है द रेन ऑफ टेरर। लेकिन ये रेन टेरर का रेन कैसा, ये शासन टेरर का शासन कैसे बोला जाने लगा। देखिए 1793 में क्या होता है, 1793 से 94 में 1793 टू 1794 रॉबेस्पियरे ने स्टार्ट पनिशिंग दोज हु वेयर इनेमीज और अगेंस्ट द आइडिया ऑफ रिपब्लिक। जैसे अभी भी देखिए, मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 के 100 रिपब्लिक को अच्छा थोड़ी ना मानेंगे, एक दो कुछ ना कुछ रहते हैं जो किसी भी चीज को अच्छा नहीं मानेंगे। तो उसी तरीके से ये क्या होता है कि एकदम जो रॉबेस्पियरे थे ये एकदम इनके विरोधी थे, कि जो दुश्मन है ये सब चीज के, कि ये मानते नहीं, इनको मारो, एकदम खत्म करो, एकदम रहने ना चाहिए, क्योंकि एक भी रहा तो ये फिर से मोनार्की ले आएगा, इनका ये मानना था। तो ये लीडर्स थे है ना, ये सबके पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, ये अभी हमने देखा था। तो ये क्या करते थे, ग्योलोटाइन का यूज करते थे पनिश करने के लिए उनको, जो ये सबको मोनार्की के समर्थक थे। तो ग्योलोटाइन वही मशीन है जिसके बारे में अभी हमने बताया था, उसकी फोटो आपको लास्ट में देखने को मिलेगी। चेंजेस इन रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट क्या होता है यहाँ पे कि मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। अब ये कुछ चेंज करते हैं अपनी गवर्नमेंट के टाइम। तो क्या होता है कि वेजेस और प्राइसेस में एक सेलिंग लगाई गई कि इतना तो होना ही चाहिए है ना, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो वन कैन कीप ग्रेन मार्केट में भेजो, कोई अपने पास नहीं रख सकता। नो यूज ऑफ सर एंड मैडम, किसी के लिए कोई उपाधि नहीं, सब बराबर इक्वल एकदम। चर्चेस वेयर टर्न डाउन, और इसको चर्च को क्या बना दिया गया, ऑफिस बना दिया है ना, बैरक बना दिया। इस तरीके से एकदम चेंज करके रख दिया, पूरा रेवोल्यूशन कर दिया। रॉबेस्पियरे पॉलिसी की जो पॉलिसी थी उसके सपोर्टर्स भी मॉडरेट पैथ की मांग करने लगे, एंड इन 1794 ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई। इसकी पॉलिसी इतनी खतरनाक थी कि देखिए कोई भी पॉलिसी एकदम ऐसी हो ही नहीं सकती कि मतलब पूरी तरीके से मोनार्की नहीं बोलेंगे तो फिर भी पूरी तरीके से इसमें उतरा जा सकता है। यानी इसका क्या मानना था कि अगर इसमें से कोई भी गलती कोई कर दिया तो उसको मार दो, सीधा मार दो, और वही ये जो गिलोटाइन है इससे मारो। तो अब दिक्कत क्या थी कि इसके जो समर्थक थे उनको भी दिक्कत होने लगी, कोई ना कोई तो गलती हो ही जाती थी। अब भाई तुम चढ़ा दे रहे हो सूली पे मतलब कि वही मशीन पे, तो दिक्कत थी। तो इसलिए इस कोर्ट ने क्या किया, इनकी ये सब हरकतें देख के 1794 में उसको क्या किया, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट, तो उसको खुद को गिलोटाइन में लटका खत्म कर दिया गया। जाओ तुम भी। अब देखिए कितना यहाँ पे चेंज आता जा रहा है। पहले वो राजा मारा,
अब ये राजा नहीं है, गवर्नमेंट का एक लीडर ही बोल सकते हैं कि जो लोअर क्लास का वो खत्म हो। तो गवर्नमेंट आखिर चाहिए कैसी? देखिए अभी क्या थी, एकदम की इक्वल सबके लिए अच्छी बात थी, लेकिन दिक्कत क्या थी, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट कुछ चाहिए ना हमको। तो फॉल ऑफ द जैकोबियन गवर्नमेंट, ये जैकोबियन जो गवर्नमेंट था इसका फॉल होता है। वेल्थियर मिडिल क्लास सीज टू पावर। जब जैकोबियन गवर्नमेंट का पतन होता है ना, तो फिर से क्या होता है, मिडिल क्लास फिर से सीज कर लेती पावर। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। इसने क्या किया कि नॉन डिनाइड वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यहाँ पे दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट लाया गया। और इनने क्या बोल दिया कि अब जो प्रॉस्परस नहीं वो वोट नहीं दे सकते, जिनके पास प्रॉपर्टी कुछ नहीं वो वोट देने के लायक नहीं है, ये बोल दिया। अब क्या होता है, दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टली, एक डायरेक्टरी बनाई गई जिसमें 5 मेंबर होते थे। ये एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम करती थी। और नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन, इससे क्या हुआ कि एक आदमी को पास पावर नहीं रहेगी, ठीक है। यानी कि अभी कैसे था कि जैकोबियन जैसे थे गवर्नमेंट में, तो एक आदमी के पास पावर थी ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोनार्की मतलब वो इंड किया था, मोनार्की के बाद रिपब्लिक लाया गया। यानी कि अब वो क्या था कि बाहर का कोई आदमी बन सकता है, जैकोबियन वहां का बना। लेकिन इसको भी क्या हुआ कि वो अपने अनुसार जितनी पॉलिसी बनाता था इतनी सख्त, तो उसमें दिक्कत हुई जैकोबियन को। जैकोबियन मतलब कि जो रॉबेस्पियर था उसको हटाया गया। हटाने के बाद क्या हुआ कि अब ये मिडिल क्लास, जो वेल्दियर मिडिल क्लास थे, इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। और इन्होंने ये बोला कि अब एक डायरेक्टरी बनेगी, उसमें 5 मेंबर रहेंगे, ये मिल के शासन करेंगे। इससे क्या होगा, एक आदमी के पास पावर का कंसेंट्रेशन नहीं हो पाएगा। और ये क्या था कि जैसे एक जैकोबियन गवर्नमेंट था, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अब क्या होता है, डायरेक्टर ऑफन क्लास विद लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्या होता था कि 5 ये थे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल तो वो उधर काम कर ही रही थी, जो कानून बना, और ये एग्जीक्यूट करते थे। तो इनके बीच में आपस में क्लैश होता था। एंड इन दिस वे काउंसिल सॉट टू डिसमिस देम, और इस तरीके से क्या होता था, काउंसिल उनको डिसमिस करती थी, और वो आपस में ऐसे लड़ते थे और डिसमिस होते थे, फिर नए आते थे। इस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। जब क्लैश होता था तो नए आते थे, और क्योंकि ये काउंसिल इलेक्ट करती थी, काउंसिल नया ले आई। भाई कितने दिन तुम चेंज करते रहोगे, सबसे साथ के साथ क्लैश हो रहा है। तो क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, तो हो गई वहां पर, जिससे राइज हुआ मिलिट्री डिक्टेटर का। और इस तरीके से वहां पे मिलिट्री शासन आ जाता है। डिक्टेटर, मिलिट्री में भी डिक्टेटर जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। यानी कि अब कहा कि उसने हर, जैसे होता नहीं कि गवर्नमेंट फेल हो गई, चल नहीं पा रही, तो फिर मिलिट्री शासन कर लेती है ना। तो उसी तरीके वहां पे हुआ। इतनी गवर्नमेंट आई, सबसे पहले वो राजा वाला मोनार्की खत्म, फिर मोनार्की के बाद आया ये लोअर क्लास का एक बोल सकते हैं ना। तो मोनार्की के बाद ये आया लोअर रॉबेस्पियर वाला, ये डायरेक्टरी वाला सिस्टम आया 5 मेंबर का, ये भी नहीं चल पाया। तो अब आता है यहाँ पे मिलिट्री शासन। मिलिट्री शासन में नेपोलियन बोनापार्ट का आता है, 1804 का समय हो जाता है। और दो ऑल दी चेंजेस इन यूरोप एंड फ्रांस ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी। ये सब अगर हम देखें तो ये सब जो चल रहा है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हमको केवल एक चीज देखने को मिलती है कि मांग किसकी थी, इक्वलिटी की थी। मांग किसकी थी, फ्रीडम की थी। और वो मांग चलती रही कंटिन्यू, इसीलिए लड़ाई होती रही, सब होता रहा। मांग थी कि इक्वल होना चाहिए, सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, और फ्रेटर्निटी, सबके बीच में भाईचारा होना चाहिए। ये और पूरा जो प्रोसेस देखेंगे ना रेवोल्यूशन में, इन्हीं सब का देखने को मिलता है। और इसीलिए बोला जाता है फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी देन ये विचार है, ये आइडिया है, ठीक है। तो डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? अब देखते हैं क्या वीमेंस जो थी उन्होंने कोई रेवोल्यूशन किया। तो अभी जैसा हमने कहा कि वीमेंस भी वहां पे पार्टिसिपेट की थी, इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वुमेन्स लिव्स इम्प्रूव। तो शुरुआत में जब रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है नेशनल असेंबली का, उस समय वीमेन का जो इम्प्रूवमेंट होता है उनकी लाइफ में, जैसे उनको स्कूलिंग मेड कर दी जाती, कंपलसरी बना दी जाती। और अब फादर ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते लड़कियों को कि मैरिज करने के लिए। डिवोर्स को इलीगल बना दिया जाता है। मैन एंड वीमेन को कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, बट उनका जो पॉलिटिकल राइट था वो कंटिन्यू चलता है। लेकिन उनको पॉलिटिकल राइट आप देखेंगे वहां पे, जो हमने बोला था ना 1791, वहां पे भी वो वोट का राइट नहीं मिलता। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, यानी कि वही
रोबेस्पियर के समय में क्या होता है कि वहां पे भी विमेंस क्लब्स वेयर बैंड ऑन देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। वो क्या करता है कि विमेंस के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर देता है। तो वुमेन का जो मूवमेंट था फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड दो दिन नेक्स्ट 200 ईयर्स। तो उनको 200 सालों तक ही अपना फाइट करते रहना पड़ता और फाइनली 1946 में वीमेन्स को फ्रांस में राइट मिलता है, वोटिंग राइट वीमेन्स को। और आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया में वीमेन्स को वोटिंग राइट कब मिला, क्या दोनों के एक साथ मिला था या फिर किस तरीके से मिला था, आपको कमेंट करना है। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, देखिए वहां पे स्लेवरी किस तरीके से होती थी। देखिए जैकोबियन की जो गवर्नमेंट थी ना, तो जैकोबियन की गवर्नमेंट ने एक काम ये भी किया था कि वहां पे एबॉलिशन होता है स्लेवरी का। होता क्या था ना कि यहाँ से फ्रांस था, फ्रांस से क्या किया जाता, सेलर जाते थे अफ्रीका, अफ्रीका से यहाँ से स्लेव्स को ले जाते थे और इनको पैक करके मतलब अच्छा खासा उसमें शिप्स में ले जाके यहाँ पे जो प्लांटर्स से इनको बेच दिया जाता था। बेचने के बाद क्या होता था, यहाँ पे स्लेवरी करवाई जाती थी। जैकोबियंस इसको स्टॉप करते हैं, तो ये एक अच्छा काम था। लेकिन क्या होता है कि आप देखें कि यहाँ पे टोबैको, इंडिगो और शुगर का जो कॉफी का ये सब होता था प्लांटेशन, इसके लिए उनको ले जाया जाता था। तो अमेरिका में कैरिबियन जो आइलैंड थे यहाँ पे, मतलब आइलैंड्स के नाम लिखे हैं, ग्वाट, पेरू, सैन डोमिंगो, ये सब कैरिबियन आइलैंड्स का कॉलोनीज हैं जो फ्रांस की थी। तो इसके बाद प्लांटेशन ऑनर्स अंडरस्टूड इट एज देयर राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रो। और जो प्लांटर्स थे वो अपना राइट समझते थे कि हमको बेनिफिट पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम ये कर सकते हैं। 10 साल के बाद जब जैकोबिन ने इसको बंद किया था ना, तो 10 साल बाद जो वो आता है नेपोलियन, उसने इसको फिर से शुरू कर दिया और 1848 में फाइनली जो इसका एबॉलिशन हो जाता है। लेकिन जैकोबियन ने जब बंद किया था उसके बाद नेपोलियन ने इसको शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जब मॉडर्न चीजें आती हैं, मॉडर्न आइडियाज आते हैं, यही सब इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम के, तो ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं और वर्ल्ड एक मॉडर्न दुनिया की तरफ बढ़ जाता है। तो इस तरीके से फ्रांस की कहानी, फ्रांस की क्रांति की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी थी यहीं पे खत्म होती है। आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी ये कहानी। आपको ये नोट्स के लिए नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाना चाहिए, तो लिंक वहां से मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पॉलिटिकल साइंस और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं आपको मिलती रहे समय समय पर। तो यहाँ पे आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। एक बार अगर कोई पॉइंट छूटा हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। ज्यादातर चीजें कहानी के फॉर्म में हमने इसमें संजोने का एक छोटी सी कोशिश की है और मे भी कोई गलती होगी तो आगे सुधार किया जाएगा उसमें। तो आगे अगर आपको कोई सजेशन है तो जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।